कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही रहा होगा। आप बताइए क्या चेंज हो रहा होगा। सर बोलिए। चार्ज या मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, गिवन उसी फील्ड में मूव कर रहा है। चार्ज पार्टिकल भी वही है ना। वेलोसिटी डिफरेंट है, टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रहा है। अभी देखा आपने कि टाइम पीरियड में वेलोसिटी यस आती सर। नहीं, तो फिर चेंज क्या हो रहा है? तब मास हैं? एम एम। एम कैसे चेंज हो जाएगा जब चार्ज पार्टिकल वही चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल वही है, चार्ज सेम होगा तो मास भी तो सेम होगा। चार्ज कैसे चेंज हो जाएगा, मास कैसे चेंज हो जाएगा, बताइए भाई। यस सर। टाइम पीरियड में आपने देखा कि स्पीड नहीं आ रहा है, क्यू पाई एम अपॉन क्यू भी हो रहा है। एक उसी पार्टिकल को 5 मीटर पर सेकंड से फेंकें, उसी पार्टिकल को 500 मीटर पर सेकंड से फेंकें, दोनों का टाइम पीरियड सेम आएगा, तो फर्क क्या पड़ रहा है आर चेंज होगा, आर सर चेंज होगा। होगा। हाँ, रेडियस चेंज हो रहा है। यस, बड़ा देर में सोच रहे हैं। हाँ सृष्टि, आर कह रहे हो ना तुम, रेडियस सृष्टि। यस सर रेडियस। यस सर। हाँ, रेडियस चेंज होगा। क्यों? इसका मतलब ये हुआ, लिख लेना, इस कंक्लूजन को नोट कर लीजिए। If the same particle moving in the same field with different velocities, then time period will not change. देखिए, same particle moving in same velocity, same magnetic field with different velocity, then time period will not change. Only the radius of circular path will change. मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सपोज करिए एक पार्टिकल लेता हूँ q, मास m ले लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड b है, एक को वेलोसिटी v1 दे दी और उसी चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी v2 दे दी। एक को v1 दे दी और दूसरी चार्ज पार्टिकल को v2 दे दी। v2 में ये सर्किल बड़ा हो रहा है और v1 में सर्किल छोटा हो रहा है। तो बताइए कौन सी स्पीड ज्यादा होगी, v1 या v2? v2 के लिए सर्किल बड़ा हो रहा है, दोनों का टाइम सेम रहेगा, दोनों का टाइम पीरियड सेम रहेगा। सर V2 की। हाँ, v2 बड़ा होगा, v2 बड़ा होगा ना, क्योंकि v2 Yes, इससे बड़ा होगा, v2 बड़ा होगा v1 से, क्योंकि रेडियस बड़ी होगी ना v2 की। देखो, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है ना। तो इसका मतलब जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसका रेडियस बड़ा होगा। तो पूछ सकता है किसकी रेडियस ज्यादा होगी। एक मिनट, कौन? तो ये है कौन कंक्लूजन, जरा नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, चलो ये कोड बता दो उसको, जो भी कोड आया उसको। तो हटा दो इसको। समझ आ गया आरुषि, सारेश्वर, आशी? यस सर। ठीक है। तो ये तो आपको बता दिया कि जब आपका सेमी सर्कुलर पाथ तब होगा जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी। लेकिन अगर आप इसमें एक पॉइंट और जरा देख लीजिए कि अगर मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में ही हम वेलोसिटी दे देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही वेलोसिटी दे देते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वेलोसिटी दे दी v वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है, तो चार्ज पार्टिकल पूरा सर्किल राउंड करेगा, पूरा सर्किल राउंड करके राउंड कर लेगा, पूरा सर्किल राउंड मारेगा। पार्टिकल विल राउंड द कंप्लीट सर्किल अगर विद इन द मैग्नेटिक फील्ड उसको वेलोसिटी दी जा रही है और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसमें कुछ कंक्लूजन है, नोट कर लीजिए। ए पार्टिकल गिवन वेलोसिटी विद इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो कंप्लीट सर्किल बनाएगा। नोट कर लीजिए, पहला कंक्लूजन क्या है, विद इन द फील्ड उसको वेलोसिटी दी गई है, तो पार्टिकल विल कंप्लीट सर्किल। ओके, अगर मान लेते हैं, सेकंड केस ले लेते हैं, अगर मान लो पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से वेलोसिटी दी गई है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये है और इसको वेलोसिटी बाहर से प्रोवाइड की गई है, मतलब यहां से
पहले से अंदर से, अब पहले शुरुआत में ही अंदर नहीं था वो, मतलब उसको अंदर भेजा गया है। तो जब अंदर भेजा गया है तो ये सेमी सर्किल कवर करेगा, पूरा सर्किल कवर नहीं करेगा, सेमी सर्किल कवर करेगा। इसमें लिखिए कंप्लीट सर्किल होगा ये, कंप्लीट सर्किल, और इसमें सेमी सर्किल कवर होगा। और एक चीज और मैं बता दूं बच्चों, अगर इस क्वेश्चन में अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर ना होके मैग्नेटिक फील्ड बाहर कर देता, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर ना करके, मास्क लगा के जाना, पानी की बोतल ले लो, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर ना होके बाहर होती तो ये जो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूमा उसकी जगह कैसे घूमता ये, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी बाहर की साइड होती है ऐसे, तो ये ऐसे घूमता है, यूं घूमता, क्लॉकवाइज घूमता, ये याद रखना होगा। अगर मान लेते हैं, या इनमें से देखो डायरेक्शन, रोटेशन की डायरेक्शन किन किन बातों पे डिपेंड करती है। देखो अभी आपने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू वी क्रॉस बी होता है। अगर कोई भी एक चीज बदल जाएगी, कोई भी एक चीज, अगर चार्ज का साइन बदल दोगे तो रोटेशन का सेंस बदल जाएगा, क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, या वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल दोगे तो रोटेशन का सेंस बदल जाएगा। कोई भी एक चीज अगर चेंज कर दोगे तो रोटेशन का सेंस चेंज हो जाएगा। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर की जगह बाहर कर दूं तो रोटेशन का सेंस कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। या मैं चार्ज का साइन, पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव साइन चार्ज ले आऊं तो रोटेशन का सेंस चेंज हो जाएगा, क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा नोट कर लीजिए। इफ वी चेंज एनी वन ऑफ क्यू वी कॉमा बी, क्यू कॉमा वेलोसिटी कॉमा मैग्नेटिक फील्ड, देन sense of rotation will change. Okay, understood everybody? Yes, sir. Okay, तो ये ध्यान रखना होगा कि सर्किल, अब यहाँ पे आपने देखा कि सर्किल कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, सेमी सर्किल कवर हुआ क्योंकि बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दी गई है। ओके, अगर मान लो यहाँ पर ये, लेकिन ये बाउंड्री के 90 डिग्री पर जा रहा है, ये जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री के 90 डिग्री पे इंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के तो परपेंडिकुलर है ही, लेकिन बाउंड्री के जो इंटरिंग बाउंड्री है उसके भी परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर मान लेते हैं, तीसरा केस ले लेते हैं कि अगर मान लो इंटर करते समय बाउंड्री के परपेंडिकुलर ना हुआ, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा केस मान लेते हैं, ये वाला केस ले लिया, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये विद इन द मैग्नेटिक फील्ड मूव नहीं कर रहा पार्टिकल, इसको बाहर से वेलोसिटी दी गई, मान लो यहां से वेलोसिटी दी गई पी। अब देखो बाउंड्री के साथ अब 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ देखो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड सभी में, इसमें भी है वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इसमें भी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें भी है। लेकिन यहाँ बाउंड्री के जो इंटर करने वाली बाउंड्री उसके साथ ये एंगल बना रहा है, मतलब बाउंड्री के साथ एंगल मान लो ये वाला एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है ये वाला। अब ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है तो पार्टिकल पता है ये सेमी सर्कल से भी कम टाइम पे रहेगा, मतलब सेमी सर्कल से भी छोटा सर्कल बनाएगा, यानी कि इसका सेंटर कहाँ होगा, इसका सेंटर यहाँ होगा बाहर, इस तरीके का। यानी ये जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन आर्क, ये सेमी, ये डिस्टेंस कितना चलेगा, इसमें डिस्टेंस चलेगा इसका पाई आर, इसमें डिस्टेंस कितना चलेगा एक राउंड में, एक राउंड में डिस्टेंस चलेगा इसमें 2 पाई आर, एक राउंड में, इन वन राउंड में। और इसमें जितने देर वो मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा वो कितना चलेगा, आधा सर्किल यानी पाई आर। इसमें कितना चलेगा, इसमें ये आपको एंगल पता करना पड़ेगा। अगर ये एंगल आपने पता कर लिया और रेडियस आपको मालूम ही होती है तो एंगल बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ मान लीजिए, लेंथ आर्क मान लेते हैं, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये कितना डिस्टेंस चला, थीटा आर चला, थीटा आर ज्योमेट्री से निकाल सकते हो। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, अब चौथा केस ले लेते हैं। मान लेते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो के अंदर जो इंटर कर रहा है पार्टिकल, वो एक्यूट एंगल बना रहा है, बाउंड्री के साथ कितना एंगल बना रहा है, एक्यूट। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है, इसके साथ 90, बाउंड्री के साथ, विद बाउंड्री, जो बाउंड्री है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की,
इसमें थीटा कितना बन रहा है, ऑप्टिक, थीटा एक्यूट एंगल बन रहा है, थीटा इज एक्यूट, थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 है। तो इसमें ये सेमी सर्कल से ज्यादा समय ले लेगा, लेकिन पूरा सर्कल अभी भी नहीं बनेगा। और इस सर्कल का सेंटर कहां पड़ेगा, इस सर्कल का सेंटर अंदर पड़ेगा, इस सर्कल का सेंटर अंदर पड़ेगा, और इस सर्कल का सेंटर कहां पड़ेगा, इस सर्कल का सेंटर पड़ेगा इस बाउंड्री में ही पड़ेगा। याद रखना, इस केस में सेंटर कहां पड़ेगा, अंदर ही, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही पड़ेगा। और यहाँ पे सेंटर कहां पड़ेगा, जिस समय इंटर कर रहा है उसकी जो बाउंड्री है उस बाउंड्री में सेंटर पड़ेगा, और इसका सेंटर कहां पड़ेगा, इस बाउंड्री से बाहर, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर। और इसका सेंटर कहां पड़ेगा, इस बाउंड्री के अंदर। अंडरस्टैंड? ये मेरी बात समझ में आ रही सभी को? Yes, sir. आरुषि, क्लियर है कॉन्सेप्ट ये सभी को? आशी? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो इरेज कर देता हूँ इसको। अब एक चीज और इसमें जरा नोट कर लीजिए, इसमें जो टाइम पूछेगा, इस केस फर्स्ट केस में जो टाइम आएगा वो टाइम आएगा 2 पाई m अपॉन क्यूबी। इसमें 2 पाई m अपॉन क्यूबी टाइम आएगा, पूरा टाइम आएगा एक राउंड माने। इसमें टाइम कितना आएगा बताओ जरा, इसमें टाइम कितना आएगा सेकंड केस में बताइए। आधा सर्किल का कवर कर रहे हैं ना, तो इसका हाफ टाइम लगेगा, लगेगा? Yes, sir. Yes, sir. तो कितना हो जाएगा, पाई m अपॉन क्यूबी, पाई m अपॉन क्यूबी। इसमें जो टाइम लगेगा, इसका टाइम निकालने का तरीका क्या होता है, इसका टाइम के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए। जब भी थीटा एंगल बनाए तो होता है m थीटा अपॉन क्यूबी। यहाँ पे थीटा को किसमें लेना है, रेडियन में। ये वाला थीटा कौन सा होता है, दो रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल होता है। इसमें थीटा कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। यहाँ पे अल्फा, इसको एंगल को अल्फा मान लेते हैं क्योंकि थीटा तो ये दे रखा है ना, तो ये वाला थीटा तो हमारा ये वाला दिया है थीटा, ये वाले अल्फा मान लेते हैं। अल्फा क्या है, दो रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल। अगर इसमें टाइम निकालना कितना लगा उसमें, तो आपको ये वाला एंगल अगर अल्फा आप ज्योमेट्री से निकाल लोगे तो आपको कुछ नहीं करना है, इस अल्फा को रेडियन में कन्वर्ट करना है और आपको लिखना है m अल्फा अपॉन क्यूबी। ऐसी सेम यहाँ पे ये अल्फा एंगल ये बनेगा। इसमें वो ऐसे किया ना ये, लेकिन इसमें जो टाइम लगेगा t, इसमें जो टाइम लगेगा t3 वो लेस देन क्या लगेगा, पाई m अपॉन क्यूबी लगेगा। चेक कर लीजिए। और इसमें जो टाइम लगेगा t4 वो ग्रेटर देन पाई m अपॉन क्यूबी लगेगा, लगेगा? ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए, ये कब हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये इन्हीं पे क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन में भी एज वेल एज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बनेंगे। तो बी केयरफुल। अब अगर मान ले, इसमें एक और केस ले सकते हैं। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो सर्किल ही कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, पूरा सर्किल का कोई पार्ट कवर कर रहा है, लेकिन वो बाउंड्री से बाहर निकल जा रहा है। यहाँ पे तो ऐसे करके मुड़ के पूरा बाहर आया, लेकिन वो यहीं से भी बाहर आ सकता है। वो कब हो सकता है, एक केस और ले सकते हैं, फिफ्थ केस नोट कर लीजिए। सर अल्फा की जगह अगर मतलब थीटा दे रखा हो तो 2 थीटा रख सकते हैं ना? हाँ, अल्फा की जगह अगर थीटा दिया हो, ये वाला देखो हम ज्योमेट्री से कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो ये एंगल आपको थीटा दिया है, तो ज्योमेट्री से निकालना पड़ेगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा पाई माइनस थीटा हो जाएगा। Yes, sir. और एक लाइन परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये पाई माइनस थीटा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 90 माइनस पाई माइनस थीटा, तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। फिर एक लाइन इधर खींचेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा। फिर इसका डबल करेंगे तो अल्फा आ जाएगा। ज्योमेट्री लगानी Yes, पड़ेगी तो यू कैन फाइंड। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, फिफ्थ पॉइंट ले लेता हूँ कि अगर मान लेते हैं, अगर हमने रेडियस जो है वो काफी कम है, किससे, रेडियस काफी ज्यादा है, सॉरी कम नहीं लेना है, रेडियस अगर काफी ज्यादा है किससे, डी से। मान लो जो रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का, जो रीजन है वो डी तक है, इतने रीजन तक मैग्नेटिक फील्ड है। फिफ्थ केस नोट कर रहा हूँ, ये कॉम्पिटिशन में बहुत पूछा जाता है।
मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन है, जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है, उस रीजन का जो ब्रेथ है वो कितनी है, डी है, और डी की वैल्यू जो है वो काफी कम है रेडियस से, यानी रेडियस काफी कम है ब्रेथ से। तो क्या होगा इसमें, अगर रेडियस बहुत बड़ा होगा तो इसका मतलब पार्टिकल को आपने अगर यहां से भेजा तो पार्टिकल यहीं से मुड़ना स्टार्ट कर देगा, यहां से ही मुड़ना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही ये और पूरा मुड़ना चाहेगा उसके पहले रीजन खत्म हो जाएगा। जब रीजन खत्म हो जाएगा तो ये ऐसे मुड़ ही नहीं पाएगा, रीजन ही खत्म हो गया ना, जब मैग्नेटिक फील्ड ही खत्म हो गई, यही तो सर्कुलर पाथ में जा रहा है, नो डाउट। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुंचा मैग्नेटिक फील्ड खत्म, फिर वो क्या होगा, टेंजेंट डायरेक्शन उसको वेलोसिटी मिली हुई है, तो वो फिर वो सीधा स्ट्रेट ही निकल जाएगा, फिर वो बगैर मुड़े निकल जाएगा, स्ट्रेट चला जाएगा, क्योंकि इसमें डी की जो वैल्यू काफी कम है। जैसे उसने कह दिया कि अगर डी की वैल्यू दे दी उसने mv/2qb दे दी उसने, अगर रेडियस का हाफ हो गया, यानी पार्टिकल मुड़ने से पहले रीजन खत्म कर देगा, वो रीजन मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई तो वो पार्टिकल यहां से यहां तक तो सर्किल में चला, लेकिन फिर बाद में वो सर्किल में कंटिन्यू नहीं चल पाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही खत्म हो गई। तो आप देखो, अगर मैं देखना चाहूँ इस सर्किल का सेंटर कहाँ होगा, तो देखो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी होगी v, और यहाँ पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही रहेगा, स्पीड तो कांस्टेंट ही रहती है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूंगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा इस बाउंड्री पर, और एक इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर, जहां पर ये दोनों लाइन मिलेंगी ये क्या कहलाएगा, सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, अरे बोलो, एक इसके परपेंडिकुलर एक इसके परपेंडिकुलर लाइन, और ये क्या बन जाएगा, रेडियस क्या बन जाएगा, क्लियर, बोलिए। Yes, आप लोग sir. रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, क्या बात है भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक तो इसके परपेंडिकुलर लाइन हो, इसके परपेंडिकुलर। अब आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि पार्टिकल जब ये यहां से यहां गया तो वर्टिकली कितना वो मूव करा, डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पूछ सकता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और पूछ सकता है कितने एंगल से डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, वो थीटा पूछ सकता है आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल से डेविएट हो जाएगा जब वो बाउंड्री से बाहर जाएगा, और दूसरी बात पूछ सकता है वाई, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है वो, दूसरा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, तीसरी बात पूछ सकता है टाइम पूछ सकता है, कितना टाइम लगेगा उसको यहां से यहां तक पहुंचने में। ओके, तो बताइए जरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, बोलिए। उसके निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, देखिए जरा, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो यहाँ पे कुछ ज्योमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी। एक लाइन इसके पैरेलल खींच दीजिए जरा, एक लाइन अगर इसके पैरेलल खींचेंगे तो आप मुझे बता दीजिए जरा, ये वाली जो वैल्यू बनेगी, ये रेडियस बन गया, ये वाला y बन गया, ये तो y बन जाएगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। अगर इस ट्राइंगल में मैं साइन थीटा ले लेता हूँ, इस ट्राइंगल में क्या कर देखो जरा, O पॉइंट इसको मान लेते हैं, M पॉइंट मान लेते हैं, इसको N पॉइंट मान लेते हैं, ट्राइंगल OMN, ट्राइंगल OMN में जरा देखिए, ये रेडियस बनेगा और ये कितना बनेगा, ये तो D बनेगा, ये तो D है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं, बोलिए। Yes, sir. Yes. तो साइन थीटा बराबर लिखिए जरा, साइन थीटा की वैल्यू बन जाएगी, परपेंडिकुलर बना आपका d और हाइपोटेन्यूज बन गया रेडियस, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स d/r। अब d जो भी दिया हो क्वेश्चन में वो d आप पुट कर देंगे तो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। जैसे d हमने मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि d की वैल्यू mv/2qb है, थोड़ी देर के लिए मान लिया, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mv/2qb, और रेडियस क्या होती है, रेडियस भी mv/qb होती है, तो आप देखोगे mv/qb से mv/qb कट जाएगा, कितना आया, हाफ आया, तो साइन थीटा अगर हाफ आ गया तो थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री नहीं हो जाएगा, बोलो 30 degree.
Yes, sir. तरीके से अगर कई बार हो सकता है एंगल एग्जैक्ट ना आए तो उसको साइन इनवर्स में लिखते हैं, अंडरस्टैंड। Okay, sir. यस सर। एंगल अगर मान लो ये वैल्यू आ जाती साइन थीटा बराबर 1/5 आ जाता 1/5, तो 1/5 की तो टेबल भी नहीं होती। तो क्या करेंगे उसके लिए, थीटा बराबर लिखेंगे क्या, साइन इनवर्स 1/5। Sine. यस, अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। Yes. Yes, sir. ओके, Yes, अब sir. हमें यहाँ पर दूसरा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालते हो। अगर आप तो थोड़ा सा थीटा तो आ चुका है आपके पास, अब थोड़ा दिमाग लगा के वाई निकालने की कोशिश करो जरा अपने आप से। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। अब आपको ये वाई डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करिए। थीटा आ चुका है आपके पास, तो ये वाई कैसे निकलेगा, थोड़ा ज्योमेट्री वगैरह इस्तेमाल करिए, बताइए करिए इसको। चाकू देना जरा। आ गया। क्या आया बताइए, वाई कितना आया, वाई कैसे आएगा। देखो अगर आपने ये वाली साइड निकाली, ये वाली साइड कितनी आएगी, आर कॉस थीटा आएगी क्या, देखो जरा इस वाले ट्रायंगल में ये कितना आएगा, आर कॉस थीटा आएगा। ये वाला कितना आएगा बोलो जरा, आर कॉस थीटा आएगा, ये आएगा। यस सर। तो अगर ये आर कॉस थीटा हो गया और ये पूरा कितना है, ये पूरा आर है, तो इतना सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, वाई को आएगा, क्यों भाई। यस सर। तो अब y की वैल्यू कैसे आएगी, r में से r cos थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पूरे में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और cos थीटा कहां से आएगा, sin थीटा मालूम है, cos थीटा आ जाएगा। आप ऐसा लिख सकते हो कि sin थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट लगा के हो जाएगा r 1 माइनस r, इसको लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos थीटा को लिख सकते हो आप, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है।
अब r को कॉमन ले सकते हो आप बाहर, तो 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे d बाई r, तो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्यों भाई आ जाएगा? सर एक बार लास्ट स्टेप रिपीट कर दीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो ये वाला ट्रायंगल देख रहे हो आप, ये वाला ट्रायंगल, यस सर। ये कितना बनेगा, r cos थीटा नहीं बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल में? R अगर ये r Yes. sin थीटा है तो r cos थीटा बनेगा ही। यस सर। तब ये r cos थीटा जो बना, अगर ये पूरी यहाँ से अगर r है तो ये r cos थीटा है, तो हमें अगर ये निकालना है तो पूरे में से अगर इतना सब्ट्रैक्ट R करेंगे, माइनस हाँ r माइनस r cos थीटा। यस सर। अब cos थीटा हमें तो पता है नहीं, sin थीटा पता है, तो क्वेश्चन छोड़ थोड़ी देंगे। sin थीटा से cos थीटा निकाल सकते हो आप, कैसे sin थीटा से cos थीटा कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यस सर। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट भी लगाना पड़ेगा, क्यों? अंडर रूट। यस तो सर। वही कर दिया हमने, cos थीटा की जगह रख दिया और r को कॉमन ले लिया। r क्या है, रेडियस, तो अगर आप इसको ऐसे रख दोगे ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, y इक्वल टू बन जाएगा r हो गया आपका mb अपॉन qb ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा की वैल्यू कितना है, d स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई कर लोगे तो वो और अच्छा आंसर आ जाएगा, और फिर r की वैल्यू भी पुट करेंगे। जरा सिंपलीफाई करके कंप्लीट वे में निकालो जरा क्या है इसका, तो कितना आ जाएगा mb अपॉन qb। इसको अभी r ही रखा रहेंगे, लास्ट में रख देंगे क्योंकि r से r कट भी रहा है, तो ये r हो जाएगा, ये r बन जाएगा यहाँ पर अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन r बाहर आएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा r, ये r से r कट जाएगा, ये कटेगा कि नहीं बोलो? यस सर। सिंपलीफाई होकर क्या हो गया, r माइनस अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आ गया y डिस्प्लेसमेंट। अब r की वैल्यू पुट कर सकते हो आप, r की वैल्यू md अपॉन qb माइनस अंडर रूट ऑफ mb अपॉन qb का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आएगा। ओके, अगर ये पॉजिटिव आया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर होगा, अगर नेगेटिव आया तो नीचे के डायरेक्शन में होगा, बट डिफ्लेक्शन ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है वो डिपेंड करता है। ठीक है, समझ आ गया? एक चीज इसमें बताइए मुझे सभी लोग, जिस समय बाउंड्री पे एंटर करा और बाउंड्री को लीव करा उस समय चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, एंटरिंग समय और लीविंग टाइम पर, इन दोनों इंस्टेंट पर चेंज इन मोमेंटम बताना है, इनिशियल फाइनल मोमेंटम बता के डिफरेंस लेना है। फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम व्हेन इट लीव द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम बिगिनिंग। चेंज कैसे निकाला जाता है, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये चेंज निकालते हैं। ये मैं सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि कंपटीशन में आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। ओके, और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम अब आपका इजी हो गया है, तो ये बेसिक चीजें बोर्ड में भी पूछ सकते हैं। मान लो पार्टिकल जब इंटर कर रहा है यहाँ पर उस समय, और जब लीव कर रहा है उस समय, यानी इस मूवमेंट और इस मूवमेंट के बीच में मोमेंटम बताना है कितना चेंज आएगा। यहाँ मोमेंटम p1 वाले थे, वहां p2 वाले थे, यू हैव टू फाइंड डेल्टा p बताना है, यानी p2 वेक्टर माइनस p1, ये आप लोग करके बताइए जरा। और ये एंगल आपने निकाल चुके हो आप, ये एंगल की जरूरत पड़ेगी, वो एंगल आप निकाल चुके। सर्कुलर पाथ में ये सिंपल काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया। आशीष सरस्वत ये जरूर होना चाहिए आप लोगों से, ठीक है? यस सर। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान के इसको कंपोनेंट करके देखिएगा। इसको मान लो एक्स एक्सिस, इसको मान लो वाई एक्सिस। ऐसे ये पार्टिकल जब जा रहे हैं यहाँ से, तो ये अगर ये एंगल अगर आपने निकाल लिया, इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे इसके, एक ये वाला एक ये वाला। फिर आपको चेंज कैसे निकालता है, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल। क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है, बताइए।
बताइए भाई।